गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 8 अगस्त 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कुछ सुझाव देना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। 8 अगस्त का दिन भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण दिन में से एक है, क्योंकि 8 अगस्त 1942 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में विधिवत रूप से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया था। गांधी जी ने इसी दिन पूरे देश को संबोधित करते हुए ग्वालियर टैंक मैदान से कहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और साथ ही साथ उन्होंने कहा था करो या मरो। करो या मरो का नारा इसी दिन दिया गया था 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से। देखो, गांधी जी ने 1942 की जो आंदोलन रही है, भारत छोड़ो आंदोलन को लीड नहीं किया था, ये बात सही है, लेकिन 8 अगस्त 1942 को अपने दिए गए तकरीर में, अपने दिए गए भाषण में उन्होंने आंदोलन की रूपरेखा जरूर बता दिया था। आंदोलन किस तरह से ड्राइव होगा, किस तरह से आगे बढ़ेगा, इसकी चर्चा उन्होंने ज़रूर कर दिया था, लेकिन वो आंदोलन को लीड नहीं किए थे क्योंकि जेल चले गए थे। गांधी जी ही नहीं, जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता थे, 9 अगस्त 1942 की मॉर्निंग में ही ऑपरेशन जीरो आवर शुरू हो गया था और सभी नेताओं को जेल में भेज दिया गया था। तो ये दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ 7 अगस्त का भी दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट था। कल का दिन ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल इस ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में हमें मिल चुका है, और ये गोल्ड मेडल दिलाया है नीरज चोपड़ा जी ने। नीरज चोपड़ा, आपको ये दिख रहा है, ये लड़के हैं नीरज चोपड़ा। भाला फेंक में इनको गोल्ड मेडल मिला है। और साथ ही साथ भारत को अभी तक जो जितने भी ओलंपिक हुए हैं, सभी ओलंपिक मिला करके टोटल 10 गोल्ड मेडल मिले हैं। 10 गोल्ड मेडल में 8 गोल्ड मेडल तो हॉकी के टीम से ही मिला, हॉकी ने दिलाया भारत को, और 2 गोल्ड मेडल जो है इंडिविजुअल लेवल पे मिला है। सबसे पहला इंडिविजुअल लेवल पे जो गोल्ड मेडल मिला था वो 2008 में मिला था, अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में दिलाया था भारत को। और दूसरा जो है गोल्ड मेडल दिलाया है नीरज चोपड़ा ने, जो इंडिविजुअल लेवल पे दिलाया है। तो निश्चित तौर पे भारत के लिए काफ़ी अच्छा दिन है। ओलंपिक को लेकर के मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि इस ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक में भारत की अभी तक क्या भूमिका रही है, भारत ने कितने पदक जीते हैं, किस स्थान पर भारत ने रहा है, जो आगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। आज ओलंपिक का लास्ट डे है। आज के बाद या शाम में या कल मैं मॉर्निंग पे इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। देखो, कल भी हमने डिस्कस किया लगातार, और लगातार मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भारत अभी अध्यक्षता कर रहा है, और ऐसी कंडीशन में भारत जो है मीटिंग नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तालिबान को लेकर के एक मीटिंग का आयोजन किया था। अफगानिस्तान के रिक्वेस्ट पे भारत ने तालिबान को लेकर के एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, और उस मीटिंग में जो है पाकिस्तान बहुत हद तक बेनकाब हुआ है। यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो दिखेगा आपको कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अफगानिस्तान के जो राजदूत रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान की भूमिका को बताया है कि 20 से अधिक जो है पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन तालिबान का मदद कर रहे हैं। 10,000 से अधिक पाकिस्तानी आतंकवादी तालिबान का हेल्प कर रहे हैं। तो तालिबान को स्ट्रॉन्ग करने में पाकिस्तान अपनी भूमिका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, दोनों रूप से निभा रहा है। तो इसको लेकर के चर्चा किया गया था, और आवश्यकता इस बात की है कि पाकिस्तान को अब ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाए। फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में है। अगर ऐसी कंडीशन रही तो फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाए, और विश्व के देश पाकिस्तान को प्रतिबंध लगाएं। क्यों? क्योंकि वो तालिबान का समर्थन कर रहा है, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। और अगर तालिबान मजबूत होता अफगानिस्तान में तो भारत के लिए भी खतरा का घंटे होगा। देखो, देश को मिली एक और डोज वाली वैक्सीन, तो एक डोज वाली वैक्सीन मिला है, मतलब एक ही डोज से अब आपका काम चल जाएगा। और जॉनसन एंड जॉनसन का ये वैक्सीन है जिसको अनुमति दिया है DGCI, डायरेक्टर जनरल ऑफ ड्रग कंट्रोलर, भारत के दवा महानिदेशक ने इसको मंजूरी दिया है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी आप प्राप्त कर लो। जब भी इस तरह की संस्था जिक्र होगा तो वो संस्था आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ड्रग कंट्रोलर ऑफ जनरल इंडिया
ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये जो है एक पद है, एक व्यक्ति रहते हैं, इस पद पे एक व्यक्ति होते हैं और ये व्यक्ति जो होता है ये प्रमुख होता है CDSCO का, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का, ये प्रमुख होते हैं। हिंदी में इसको कहा जाता है भारतीय दवा नियामक संस्था, केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन, यानी भारत में जो भी दवाओं का मंजूरी दिया जाएगा ये यही संस्था देगा। कोई भी दवा को मंजूरी देना है, कोरोना की वैक्सीन का मंजूरी देना है, पोलियो की वैक्सीन का मंजूरी देना है, अन्य कोई वैक्सीन की मंजूरी देना अगर है तो यही संस्था है। ये संस्था CDSCO जो है ये संस्था ही मंजूरी देने का काम करता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इस संस्था का जो हेड होता है उसको बोलते हैं DGCI, भारत के दवा महानियंत्रक कहा जाता है उसे। देखो एक और इन्फॉर्मेशन आप जान लो यहाँ पे कि अभी तक जो है 5 वैक्सीन को भारत सरकार ने या DGCI ने मंजूरी दिया है। 5 वैक्सीन में 2 वैक्सीन तो इंडियन है, जैसा कि आपको पता है कि कोवैक्सीन एक वैक्सीन है जो भारत बायोटेक ने बनाया है कोवैक्सीन, और दूसरा है कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने बनाया है। तो 2 वैक्सीन तो इंडियन हो गई। तीसरी वैक्सीन जो मंजूरी मिली है वो स्पुतनिक को मिली है। स्पुतनिक जिसे आपको पता है कि रशियन वैक्सीन है, और चौथी वैक्सीन जो है अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी को मिला है। तो ये 4 वैक्सीन का मंजूरी पहले से मिला हुआ है और 5वां जो अभी मंजूरी मिला है जो सिंगल डोज से आपका काम चल जाएगा ये है जॉनसन एंड जॉनसन। देखो गोगरा पे बनी सहमति से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की खुली गिरा। तो ब्रिक्स के बारे में मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखो ब्रिक्स का नाम जो है जैसे ये है नाम है BRICS। तो ब्रिक्स की जो अध्यक्षता होता है प्रति वर्ष अन्य कंट्री के द्वारा किया जाता है। ये 5 देशों के द्वारा किया जाता है। ब्रिक्स का नाम 5 देश के इनिशियल नाम पे है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 2021 में जो है ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है इंडिया। 2020 में किया था आपको रशिया और 2019 में किया था ब्राज़ील। तो वर्तमान में 2021 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा भारत। अभी क्या हुआ है कि जो गोगरा है एक जगह है जहाँ पे डिस्प्यूट हमारा चल रहा है, लद्दाख में है। तो इस जगह पे क्या हुआ है कि दोनों सेना पीछे हटी है। चीन जो वहाँ पे अस्थायी निर्माण किया था उसको पीछे हटाया है और भारत भी पीछे हटी है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो ब्रिक्स में, चूंकि चीन भी ब्रिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ब्रिक्स से जो है भारत और चीन के बीच में जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने में ये आसानी हो गया। तो थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स का विचार जो सबसे पहले दिया था जिम ओ नील ने विचार दिया था ब्रिक्स का। इन्होंने कहा था कि ब्रिक्स में जो 4 देश है, इनिशियली ब्रिक्स में 4 देश शामिल थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। तो इन्होंने कहा था कि ब्राज़ील जो है प्राकृतिक गैस के लिए फेमस है और रशिया भी प्राकृतिक गैस के लिए फेमस है। इंडिया अगर आप देखोगे तो सेवा क्षेत्र के लिए काफ़ी फेमस है, सर्विस सेक्टर के लिए इंडिया काफ़ी फेमस है, और चाइना देखोगे तो आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए काफ़ी फेमस है। तो इन्होंने कहा था कि ये चारों देश अगर एक साथ आ जाते हैं तो 2050 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था या दुनिया की सबसे बड़ी समूह बन सकता है ये चारों देश। 2009 में पहला सम्मेलन हुआ था ब्रिक्स का जो रशिया में हुआ था, और 2010 में अफ्रीका इससे जुड़ा, और अफ्रीका के जुड़ने के बाद ये हो गया ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया। पहले ब्रिक था, 2010 में अफ्रीका के जुड़ने के बाद ये ब्रिक्स समिट हो गया। अब देखो दुनिया की 42% आबादी जो है ब्रिक्स में निवास करती है। दुनिया की 23% GDP ब्रिक्स का है। टोटल ट्रेड जो है 17% है विश्व का, और जमीन, विश्व की टोटल जमीन जो है 26.6% है जो ब्रिक्स के पास है। तो निश्चित तौर पे ब्रिक्स जो है दुनिया के सबसे बड़े ग्रुप में से एक है, जिसमें भारत, चाइना और रशिया जैसे बड़े देश इसमें शामिल हैं। इनके पास कई चैलेंजेस है, चैलेंजेस को लेकर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ब्रिक्स को लेकर के अलग से वीडियो में बना दूंगा, तो उसमें मैं डिटेल से डिस्कस कर दूंगा कि ब्रिक्स के वर्तमान में क्या चैलेंजेस है, वर्तमान में क्या इशू है, उस इशू को ब्रिक्स किस तरह से रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। इसको एक बार देखें। देखो बहुत सारा स्टेट जो है ना नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए पहल कर रहे हैं, तो उसी संदर्भ में थोड़ा सा न्यूज़ दिया हुआ, तो इसको एक बार आप लोग देख सकते हैं।
तकनीकी स्टाफ की कमी से जूझ रही ग्रामीण विकास योजना, ये भी देख सकते हैं। जब पंचायती राज योजना के बारे में आपको लिखना होता है या ग्रामीण विकास के बारे में आपको लिखना होता है तो उसकी जब खामियां आप दिखाते हैं तो ये जरूर दिखाते हैं कि जो तकनीकी स्टाफ है या स्टाफ की कमी के कारण योजना का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है ग्रामीण विकास योजना की, और खास करके पंचायती राज योजना की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती है। तो भारत में जब भी पंचायती राज कार्यक्रम का ड्रॉबैक दिखाया जाएगा, उसकी कमियां दिखाई जाएगी, तो इस पॉइंट को आप जरूर समाहित कर सकते हैं। देखो एक बार देख सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि जैसे कल आई थिंक परसों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। तो उसी को लेकर के यहाँ पे डिस्प्यूट है कि कई जगह जो कांग्रेस की सरकार है वहाँ भी वो नाम चेंज कर रही है। हैंडलूम निर्यात 10,000 करोड़ रुपए का पहुंचाने का लक्ष्य। तो जो 7 अगस्त का दिन था, यानी कल का जो दिन था, आज 8 अगस्त है, 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। 7 अगस्त का दिन राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस के रूप में मनाया जाता है। हैंडलूम पे कल चर्चा करते हुए कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने कहा है कि जो निर्यात है अभी वर्तमान में हैंडलूम का वो 2500 करोड़ रुपए है, और टोटल उत्पादन जो है वो 60,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। इसको 3 वर्ष में, आगामी 3 वर्ष में, यानी 21 से लेकर के 24 तक में इसे बढ़ाने का टारगेट लिया गया है। जो 2500 करोड़ रुपए का जो निर्यात किया जा रहा है हैंडलूम सेक्टर से, उसको बढ़ा करके 10,000 करोड़ कर दिया जाएगा, और जो 60,000 करोड़ रुपए का कुल उत्पादन होता है हैंडलूम सेक्टर में इंडिया में, उसको बढ़ा करके 1.25 लाख करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पे एक अच्छा कदम है, एक सकारात्मक कदम है। इससे जितने भी बुनकर हैं उन बुनकरों को लाभ होगा, जितने भी कारीगर हैं, प्रशिक्षक हैं, सभी को लाभ होगा इससे। 3 वर्षों में अमेरिका जैसी होगी देश की सड़क। अभी रोजाना 38 किलोमीटर, बस ये डाटा याद रख लेना, रोजाना देश में 38 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण हो रहा है। सॉरी, रोजाना देश में 38 किलोमीटर जो है हाईवे का निर्माण हो रहा है। तो सड़क और परिवहन सेक्टर में अभी देश में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। स्टार्टअप और कारीगर को निर्यात में मदद करे फियो। तो जो फियो ऑर्गेनाइजेशन है, फियो ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो एक्सपोर्ट के सेक्टर में ये बढ़ावा देने का काम करता है, और जो स्टार्टअप हैं और कारीगर हैं उसको निर्यात में प्रोत्साहित करे या मदद करे फियो। देखो भारत का टारगेट है, यहाँ पे दिया हुआ टारगेट है $400 बिलियन। $400 बिलियन मतलब होता है 400 अरब डॉलर, जो निर्यात का टारगेट फिक्स किया है इस वित्तीय वर्ष में 2021-22 में। देखो यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया दिया हुआ, तो स्टार्टअप इंडिया का बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना आप लोग। स्टार्टअप इंडिया जो है वो DPIIT यानी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर के तहत आता है, यानी वाणिज्य मंत्रालय के तहत आता है। वाणिज्य मंत्रालय जो है स्टार्टअप इंडिया को रेगुलेट करने का काम करता है। स्टार्टअप इंडिया जो लॉन्च हुआ था वो जनवरी 2016 में, 16 जनवरी 2016 को लॉन्च हुआ था। स्टार्टअप इंडिया जब लॉन्च हुआ था तो 25 करोड़ रुपया टर्नओवर और 7 वर्ष, बेसिक प्रोविजन इसका ये था 25 करोड़ और 7 वर्ष। क्या होता है 25 करोड़ और 7 वर्ष? यानी कोई कंपनी है जिसका टर्नओवर 25 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए और 7 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होना चाहिए। दोनों ही कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। वैसी कंडीशन में उस कंपनी को स्टार्टअप कंपनी कहा जाएगा और उससे सरकार का जो बेनिफिट होगा वो बेनिफिट मिलेगा। मसलन मान लेते हैं कोई कंपनी 2 वर्ष पुरानी है और वो कंपनी जो है उसका टर्नओवर हो गया 30 करोड़ रुपया, तो उस कंपनी को स्टार्टअप कंपनी नहीं कहा जाएगा। या दूसरा कंडीशन लेते हैं कि मान लेते हैं किसी कंपनी का टर्नओवर 20 करोड़ रुपया है और कंपनी जो है 8 वर्ष हो चुका है उस कंपनी का, तो उसे भी स्टार्टअप नहीं कहा जाएगा। दोनों ही कंडीशन फुलफिल करना चाहिए था, ये पहले प्रोविज़न था। लेकिन बाद में इस प्रोविज़न को चेंज करके कर दिया गया 100 करोड़ रुपीज़ और 10 ईयर।
यानी वैसी कंपनी जो 10 वर्ष से कम पुरानी है, 10 वर्ष से अधिक नहीं है, 10 वर्ष से कम पुरानी है, और साथ ही साथ जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से कम है, दोनों ही कंडीशन फुलफिल करेगा, स्टार्टअप कंपनी कहा जाएगा इसे। यानी एक कंपनी 100 करोड़ से कम का टर्नओवर होना चाहिए और साथ ही साथ 10 वर्ष से कम पुरानी होनी चाहिए, उसे एक स्टार्टअप कंपनी कहा जाएगा। और उसका सरकार सभी बेनिफिट देगी जो स्टार्टअप कंपनी को देती है, खास करके टैक्स वगैरह में छूट मिलता है इसमें। अब देखो, स्टार्टअप इंडिया विजन 2024 लाई थी सरकार। इसमें क्या किया गया है कि सेबी जो है जितने भी स्टार्टअप है उस कंपनी को अब लिंक कर रही है, यानी शेयर मार्केट में वो कंपनी भी धीरे धीरे आ सकती है। और साथ ही साथ स्टार्टअप, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का जो है एक नाम परिषद का गठन किया है, जो स्टार्टअप के सेक्टर में सरकार को सुझाव देने का कोशिश करेगी या काम करेगी, राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद। इसके अलावा भी स्टार्टअप को लेकर के कई सारे काम किए गए हैं, बाद में मैं डिस्कस कर दूंगा कि स्टार्टअप को लेकर के कितना काम किया गया है। लेकिन ये बेसिक प्रोविजन है जो आपको जानकारी होना चाहिए कि स्टार्टअप कंपनी किसे कहा जाएगा। 100 करोड़ टर्नओवर और 10 वर्ष से कम पुरानी कंपनी को स्टार्टअप कंपनी कहा जाएगा। देखो, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निरर्थक हंगामे में उलझा विपक्ष। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे चर्चा कुछ अच्छा नहीं दिया गया है या खास चर्चा नहीं दिया गया। तो विपक्ष की भूमिका को लेकर के जो लक्ष्मीकांत में जाकर के आप पढ़ सकते हो, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका उतनी ही सशक्त और मजबूत होनी चाहिए जितनी सत्ता पक्ष की होती है। दोनों की भूमिका के बगैर जो है लोकतंत्र की कल्पना नहीं किया जा सकता। विपक्ष की भूमिका के बगैर लोकतंत्र की कल्पना नहीं किया जा सकता। और यही कारण है कि सदन में जो विपक्ष के नेता है उसे मंत्री का दर्जा होता है। सदन का जो विपक्ष का नेता होता है उसे मंत्री का दर्जा होता है, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा होता है। यहाँ पे बाढ़ के निजात की पहल, बिहार में क्या हो रहा है अभी कि 2 दिन तक चलेगा, अभी ये समिट चलेगा। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है कि बाढ़ को किस तरह से रोकें। तो उसको लेकर के यहाँ पे दिया हुआ चर्चा तो एक बार देख सकते हैं। बिहार में 73% क्षेत्र में बाढ़ की समस्या आती है और साथ ही साथ बिहार के 33% क्षेत्र में सूखा की समस्या आती है। बिहार का कुछ ऐसा क्षेत्र है, कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पे बाढ़ और सूखा दोनों की समस्या है। देखो, इसको देख सकते हैं, इसको लेकर के काफ़ी काम हो रहा है देश में। हाइड्रोजन जल्द ही दौड़ेगी, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, हाइड्रोजन से चलने वाली बस जो है ऑलरेडी देश में दौड़ रही है, और हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन भी देश में दौड़ेगी। इसको लेकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय हाइड्रोजन पॉलिसी सरकार लाई थी, उसी के तहत ये सारा का सारा काम किया जा रहा है। इसको जरूर पढ़ें आप लोग। ये क्या होगा कि ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंटरव्यू वगैरह में काफ़ी काम दे सकता है और साथ ही साथ आपके थिंकिंग को थोड़ा ब्रॉड कर सकता है। तो इसको जरूर पढ़ें कि यहाँ पे एक किसान के द्वारा जो है पौधारोपण का काम किया गया है और साथ ही साथ जो है डिजर्टिफिकेशन की जो समस्या है उस समस्या से निजात पाने का कोशिश किया गया। इंटरनेशनल पेज पे कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ मुझे नहीं दिख रहा है, वही पुराने न्यूज़ है। बस यहाँ एक बार इसको देख सकते हैं। यूएन में जुंटा विरोधी म्यांमार राजदूत को मारने की साजिश विफल। तो जुंटा सरकार के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि म्यांमार की जो जुंटा सरकार मतलब होता है कि म्यांमार की सैन्य सरकार को हम जुंटा सरकार कहते हैं। तो क्या म्यांमार में सेना आने के बाद हमें म्यांमार का समर्थन करना चाहिए, भारत को म्यांमार का समर्थन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको लेकर के हमने कई बार डिस्कस किया है। अब क्या हो रहा है कि यूनाइटेड नेशन में जो जुंटा विरोधी म्यांमार के राजदूत हैं उसको मारने की कोशिश किया गया। ये अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, मसलन इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए कि क्या जुंटा गवर्नमेंट का समर्थन भारत सरकार को करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ भारत और म्यांमार संबंध काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चूँकि हमारे लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी का आधार स्तंभ भी म्यांमार है। बिना म्यांमार के एक्ट ईस्ट पॉलिसी भारत का कोई काम का नहीं रहेगा। देखो, इसको देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में जो ये ग्लेशियर है, मच्छोई ग्लेशियर इसको कहते हैं। ये ग्लेशियर जो है 1972 से लेकर के 2019 तक 47 साल में
19% सिकुड़ चुका है। तो जब भी आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में लिखना हो या क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट इन इंडिया लिखना हो तो इसको ज़रूर कोट करें कि मच्छी ग्लेशियर 29% सिकुड़ चुका है, जो जम्मू कश्मीर का या कश्मीर का जो ग्लेशियर है। तो निश्चित तौर पे पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें काम करने की ज़रूरत है और जलवायु परिवर्तन को लेकर के विश्व जिस तरह से विश्व में समस्या क्रिएट हो रही है, हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि कैलिफोर्निया में किस तरह से जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ का टेम्परेचर क्रॉस हुआ है अमेरिका में, कोई सोच नहीं सकता था। इसी तरह से अगर आप देखोगे कि महाराष्ट्र में बाढ़ आया, काफ़ी भयंकर बाढ़ आया। इसी तरह से आप देखोगे कि जर्मनी में काफ़ी भयंकर बाढ़ आया था, यूरोप के देशों में काफ़ी भयंकर बाढ़ आया था। इसी तरह से आप देखोगे कि अमेजन के जंगलों में आग लगना। इसी तरह से आप देखोगे कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगना। ये सारा का सारा जो चीज़ें दिख रहा है विश्व लेवल पे, वो दिख रहा है क्लाइमेट चेंज का असर है। तो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, चूंकि ये वैश्विक समस्या है, इसलिए इसका समाधान भी वैश्विक होना चाहिए, विश्व के देशों को मिलकर इसका समाधान करना चाहिए। ठीक है, इस टॉपिक पे फिर एक अलग से वीडियो बना करके चर्चा कर दूंगा। चलिए, आज हमारे पास न्यूज़ इतना ही था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।